नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर की क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था कौंसल शासन व्यवस्था के सुधार, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था प्रशासन नया संविधान का गठन किया गया था, संविधान का निर्माण था, दूसरा था व्यवस्था की स्थापना, नेक्स्ट था प्रशासनिक सुधार, फिर आर्थिक सुधार और पोप के साथ समझौता। यहाँ तक अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे अपन देखते हैं शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया। उसने शिक्षा के कार्य को 3 भागों में विभाजित किया: प्रारंभिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा। प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। शिल्प और व्यवसाय के विद्यालय भी खोले गए। पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति नेपोलियन स्वयं करता था। देश के सभी उच्च विद्यालयों को इस विश्वविद्यालय के साथ संबंधित किया गया। नेपोलियन ने निर्धन तथा योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की तथा शोध कार्यों के लिए एक पृथक संस्थान भी स्थापित किया गया। नेक्स्ट था विधि संहिता यानी कानून संबंधी कार्य। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका नियम संग्रह अथवा विधि संहिता है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और अलग से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना इसको। सेंट हेलेना में एक बार नेपोलियन ने कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही मेरी है, ऐसी है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और जो चिर स्थायी सिद्ध होगी। वास्तव में विधि संहिता का महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है। उसके नियम संग्रह संपूर्ण मानव समाज के लिए सर्वोत्तम उदार कार्य है। क्रांति से पहले फ्रांस के विविध प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे और उनमें किसी प्रकार का कोई भी समानता नहीं थी। क्रांतिकाल में एक अंतर राज्य कानून व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु विशेष सफलता नहीं मिली। नेपोलियन ने इस अधूरे काम को पूरा करने का निश्चय किया। क्रांति के पहले ही असंख्य कानून थे और क्रांति के साथ नए कानूनों की बाढ़ आ गई। इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानूनों की पारस्परिक असंगतियों को दूर करके उन्हें क्रमबद्ध किया जाए और जनता के सामने स्पष्ट, युक्ति संगत तथा तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे न्याय के मामले में लोगों के दिलों में जो अब तक संदेह और अनिश्चितता फैली हुई थी वह दूर हो जाए और प्रत्येक नागरिक को भी कानून की जानकारी हो जाए। इस संहिता को तैयार करने में नेपोलियन ने काफ़ी रुचि ली। इसका ढांचा सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति और संयुक्त पारिवारिक जीवन के आधार पर खड़ा किया गया था। सिविल मैरिज और तलाक की संस्थाओं को मान्यता देकर इस विधि संहिता ने यूरोप में इस बात को प्रचलित कर दिया कि बिना पादरियों की सहायता के भी समाज का काम चल सकता है। यह कानून के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष जीवन की परिकल्पना थी। नेपोलियन द्वारा निर्मित नियम विधानों की संख्या 5 थी। ये इस प्रकार थे: नागरिक नियम, सिविल कोड, जायदाद संबंधी नियम, नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम संग्रह और व्यापारिक नियम संग्रह। नेपोलियन विधि संहिता पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। वह पारिवारिक अनुशासन को बहुत महत्व देता था। उसका मानना था कि पुत्र को पिता की बात और पत्नी को पति की बात अवश्य माननी चाहिए। वह फ्रांस में कड़े पिताओं, आज्ञाकारी पुत्रों और बिना अधिकार वाली परतंत्र स्त्रियों की कल्पना करता है। विधि संहिता में पत्नी और संतानों पर परिवार के स्वामी के अधिकार को अधिक
दृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। पत्नी को पूर्णतया पति के नियंत्रण में रखा गया। तलाक पद्धति को बहुत कठिन बना दिया गया और परिवार के स्वामी को यह अधिकार मिला कि वह पारिवारिक संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सके। उसकी ये व्यवस्था क्रांतिकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध परंतु रोमन कानूनी व्यवस्था के अधिक नज़दीक थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय फ्रांस में पारिवारिक अनुशासन छिन्न भिन्न हो गया था और समाज में अनैतिकता बढ़ गई थी, जिसे रोकना बहुत जरूरी था। लेकिन विवाह पद्धति में सुधार करके नेपोलियन ने एक नए मार्ग का पथ प्रदर्शन किया। नेपोलियन की विधि संहिता में व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना कठोर बनाया गया कि जितना पुरातन व्यवस्था में भी नहीं था। किसानों को भूमि छीन जाने का जो भय था वह हमेशा के लिए जाता रहा और इसीलिए वे नेपोलियन के जबरदस्त समर्थक बन गए थे। विधि संहिता में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को भी पर्याप्त संरक्षण दिया गया और इसके लिए ठेका, ऋण, लीज तथा स्टॉक कंपनियों से संबंधित अनेक धाराओं का निर्माण किया गया। इस विधि संहिता से मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगा दिया गया। ट्रेड यूनियन बनाना कानूनी अपराध माना गया। मालिक मजदूर के आपसी संघर्ष में अदालतों को यह कानूनी आदेश था कि वे मजदूर की अपेक्षा मालिक की बातों को अधिक महत्व दें। ये समानता के सिद्धांत का एक तरह से मजाक था, लेकिन प्राय ये कहा जाता है कि नेपोलियन की विधि संहिता पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की आधारशिला थी और बुर्जुआ क्रांति का चरम विकास भी। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का सर्वाधिक योग रहा था और क्रांति का सबसे अधिक लाभ भी इसी वर्ग को मिला था। नेपोलियन की विधि संहिता ने इन लाभों को एकत्र करके उन्हें सदा सर्वदा के लिए कानूनी आधार दे दिया। क्रांति से लाभ उठाने वाले अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। फ्रांस कृषक, प्रजातंत्र और बुर्जुआ वर्ग का स्वर्ग बन गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से भी सामंतवाद के बाद क्रमिक यानी धीरे धीरे विकास की दूसरी मंजिल पूंजीवाद ही है। इतिहासकार हेज का मत है कि उसकी विधि संहिता अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। नियमों की सरलता और कोमलता के कारण न केवल उसकी फ्रांस में ही लागू किया गया अपितु यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देशों ने भी लागू किया गया और बोनापार्ट को नया अर्जेंटीनियम ठीक ही कहा गया है। एक अन्य इतिहासकार ने कहा है कि उसका सबसे बड़ा उद्देश्य फ्रांस का पुनर्निर्माण था, जिसने नेपोलियन को 18वीं शताब्दी के शासकों में सबसे महान कहने का अवसर प्रदान किया। निसंदेह विधि संहिता नेपोलियन की एक स्थायी कीर्ति है। इस प्रकार देखते हैं कि नेपोलियन की जो चरम या स्थायी जो उसकी कीर्ति थी उसे विधि संहिता के नाम से जाना जाता है। और ये बच्चों आपके अलग से बड़ा क्वेश्चन भी आता है इसके अंदर और कई क्वेश्चंस भी बनते हैं छोटे छोटे, इसलिए इसकी विधि संहिता को आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है विदेश नीति। कौंसल बनते ही नेपोलियन को फ्रांस के एक नए शत्रु संघ से निपटना पड़ा। इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित थे। रूस की अपने मित्रों से अनबन हो गई थी और वह संघ से अलग हो गया। इस समय ऑस्ट्रिया की एक सेना राइन के किनारे पर स्थित थी और दूसरी इटली में। हुआ यह था कि जब नेपोलियन मिस्र अभियान पर गया हुआ था तो उस समय ऑस्ट्रियाई सेना ने फ्रांसीसी सेनापति मेसिना को परास्त करके जिनोवा में शरण लेने पर विवश कर दिया और बाद में उसने जिनोवा की घेराबंदी कर दी। इस समय मेसिना की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। नेपोलियन ने अत्यधिक जोखिमपूर्ण योजना बनाई। उसने ऑस्ट्रियाई सेनाओं तथा उसके देश के बीच में घुसकर पीछे से आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके लिए उसे विशाल सेना सहित बर्फीले
अल्पस पर्वत को लांघना पड़ा और यह काम केवल 1 सप्ताह में पूरा कर लिया गया। सारा संसार उसके इस वीर कार्य से आश्चर्यचकित हो गया। 14 जून 1800 के दिन उसने इटली स्थित ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कर दिया। ऑस्ट्रियाई सेना को युद्ध विराम संधि के लिए विवश होना पड़ा और मिसियो तक का उत्तरी इटली संपूर्ण भूभाग फ्रांस को सौंपना पड़ा। राइन के किनारे स्थित ऑस्ट्रियाई सेना से निपटने के लिए सेनानायक नेपोलियन ने अपने एक वीर सेनानायक मोरू को पहले से ही भेज दिया था। 6 महीने के उपरांत जर्मनी में होहेनलिंडन नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध में मोरू ने ऑस्ट्रियाई सेना को परास्त कर दिया। फलस्वरूप 9 फरवरी 1801 को ऑस्ट्रिया ने लुनेविले की संधि कर ली। इसकी शर्तें कैम्पोफोर्मिया की संधि के समान ही थी। केवल इंग्लैंड शेष रह गया और उसने निपटना बहुत कठिन काम था। दोनों देशों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और हर संघर्ष काल में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी बेड़े को कई बार परास्त किया तथा उसके मित्र राज्यों स्पेन, हॉलैंड आदि के कुछ उपनिवेशों को भी जीत लिया। अंत में दोनों पक्षों ने थककर मार्च 1802 में आमिन्स की संधि कर ली। संधि के अनुसार इंग्लैंड ने फ्रांसीसी गणतंत्र को मान्यता दे दी। उसने फ्रांस के सब उपनिवेश लौटा दिए। लंका और ट्रिनिटांट के अलावा स्पेन और हॉलैंड के सभी उपनिवेश भी वापस कर दिए गए। इंग्लैंड ने माल्टा और मिस्र ने अपनी सेनाएं हटा लेने का निश्चय किया। इस प्रकार गत 10 वर्षों के बाद यूरोप को युद्ध से मुक्ति मिली, परंतु ये स्थायी शांति नहीं थी। केवल 1 वर्ष बाद ही संघर्ष पुनः शुरू हो गया। नेपोलियन ने संधि के तुरंत बाद अगले संघर्ष की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। उसने फ्रांस के बंदरगाहों तथा गोदियों को विकसित किया। नए जहाज बने और उन्हें मॉरिशस और मदागास्कर की ओर भारत के रास्ते पर भेजा गया। उधर इंग्लैंड भी पूरी तरह से चौकन्ना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा नेल्सन ने अगले संघर्ष की पूरी तैयारी कर ली थी। माल्टा के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों ने पुनः संघर्ष शुरू हो गया, जो पहले से अधिक भयानक सिद्ध हुआ और वाटरलू के युद्ध तक जारी रहा। संधि के अनुसार इंग्लैंड को माल्टा द्वीप खाली करना था, परंतु जब इंग्लैंड उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो 1803 ईस्वी में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ, परंतु नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता न मिली। इसके विपरीत फ्रांस तथा स्पेन के जहाजी बेड़े को भारी क्षति उठानी पड़ी। इस प्रकार देखते हैं कि दोनों के बीच का ये जो संघर्ष था वह कुछ टाइम तक चलता रहा। इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र के समर्थन व पुनः सक्रिय हो उठे थे और उनमें से कुछ साहसी लोगों ने नेपोलियन के राज समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। मोरेगो के युद्ध के थोड़े दिनों बाद ही नेपोलियन जब अचानक धावा बोल दिया गया। नेपोलियन के बहुत से सैनिक मारे गए, परंतु वह स्वयं बच गया। इसके कुछ समय बाद लंदन में इससे भी खतरनाक षड्यंत्र रचा गया। इसका उद्देश्य लुई 16वें के भाई अल्वा के काउंटर को पुनः राजा बनाना था। इस षड्यंत्र के मुख्य नेता थे जॉर्ज कादुदाल और उसके साथियों को गिरफ्तार करके गोली से उड़ा दिया गया और पिशेग्रू कारावास में ही मर गया। इस घटना से नेपोलियन के मन में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा जाग उठी। उसने पुनः ढोंग रचाया। सर्वप्रथम ट्रिब्यूनेट में प्रजातंत्र को समाप्त करने तथा नेपोलियन को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सीनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे सम्राट घोषित कर दिया। सीनेट की घोषणा से कहा गया कि यह परिवर्तन फ्रांसीसी जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके बाद इस प्रस्ताव को जनमत के लिए जनता के सामने रखा गया। 35 लाख मतों के बहुमत से जनता ने नेपोलियन को सम्राट बनाना स्वीकार कर लिया। क्योंकि फ्रांसीसियों को राजतंत्र अब भी पसंद था, परंतु नेपोलियन ने पुरानी परंपराओं के अनुसार पोप के हाथों से राजमुकुट नहीं पहना, अपितु स्वयं अपने हाथों से अपने सिर पर रखा।
यद्यपि पोप स्वयं उपस्थित था, उसका कहना था, मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया। इस प्रकार फ्रांस में एक बार फिर से राजतंत्र कायम हो गया, वह राजतंत्र जिसको उखाड़ फेंकने के लिए महान क्रांति हुई थी। प्रश्न ये उठता है कि फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को सम्राट बनाना क्यों स्वीकार किया? फ्रांसीसी जनता ने जानबूझकर क्रांति द्वारा स्थापित गणतंत्र का गला क्यों घोंट दिया? इस स्थान पर विस्तार से जानना संभव नहीं है। केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी रहे थे। फर्स्ट था नेपोलियन द्वारा प्रदत्त सामाजिक समानता, दूसरा उसकी सफल धार्मिक नीति, तीसरा उसका योग्य शासन प्रबंध, चौथा उसकी शानदार विजय और पांचवा उसका स्वयं का प्रभावशाली व्यक्तित्व। इन कारणों से फ्रांस की जनता ने गणतंत्र का गला घोंट दिया। 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक धूमधाम से के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद का उसका शासन प्रथम साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक। इसके बाद अपन देखेंगे कि किस प्रकार से सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने राजगद्दी प्राप्त करने के बाद में जो सुधार किए उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।